भाई हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 3 बज चुके हैं भाई, हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से लाइव। वेरी गुड आफ्टरनून जी, सुरुचि जी, शगुन सूद जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। एक मिनट यार, मैं इंक भर लेता हूँ फिर करता हूँ आप लोगों से बात। कितने लोग आ चुके हैं भाई लाइव? 6 लोग। रामिका जी वेरी गुड आफ्टरनून। सुनीता जी को भी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए भाई फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, 3 तो बज ही चुके हैं। तो चलिए, हमने पॉलिटी पढ़ ली, हमने इकोनॉमी पढ़ ली। आज आपका तीसरा दिन है डेमो क्लास का, और आज हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास। आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 3 भागों में बटी हुई है। सोर्सेज भी बता देता हूं आपको, अगर पढ़ना चाहते हैं कहाँ से पढ़नी है, या हमारे भी जो सोर्सेज हैं हम कहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सारी डिस्कशन करते हैं। चलो, तो इतिहास आपका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास। दूसरा आता है मिडिवल, जिसे आप कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। और तीसरा आता है मॉडर्न, यानी कि आधुनिक इतिहास। इन 3 भागों में हमारा इतिहास जो है वो बटा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, सोर्सेज क्या है। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कहां से तैयार कर सकते हैं इन सब्जेक्ट को? देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एंशियंट और मेडिवल के लिए, दोनों के लिए, छठी से 6 to 8 और प्लस 11th एंड 12th क्या पढ़ेंगे आप लोग? एनसीईआरटी, ये। ठीक है ना, छठी से लेके 8वीं, 6, 7, 8 और साथ में 11th और 12th। 9th और 10th की पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। प्लस इसी के लिए एंशियंट के लिए आप एक किताब और जोड़ेंगे इसमें, कौन सी? राम शरण शर्मा साहब की, RS शर्मा। ठीक है। मेडिवल के लिए एक किताब और जोड़ेंगे, कौन सी? सतीश चंद्रा। ठीक है, मेडिवल के लिए एक किताब और जुड़ेगी, सतीश चंद्रा। ठीक है। मॉडर्न के लिए सिर्फ एक ही किताब काफी है, जिसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की है, जिसे राजीव अहीर साहब ने लिखा है। राजीव अहीर साहब ने, ठीक है, लिखा है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की। ठीक है। तो ये सोर्स है आपका इतिहास पढ़ने का। और इस सब के साथ साथ एक किताब और ऐड होगी आपकी, आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर, तो भारतीय कला एवं संस्कृति की, जो कि किसने लिखी है? आईएएस है नितिन सिंघानिया साहब ने। आईएएस है नितिन सिंघानिया साहब ने लिखी है आर्ट एंड कल्चर। और एक ये किताब पढ़ेगी, तब जाकर के आपकी हिस्ट्री कवर होगी टीजीटी आर्ट्स के लिए। देखिए, मैं जेन्युइनली आपको बात बता दूं, तो भाई ये सोर्सेज रहेंगे आपके हिस्ट्री पढ़ने के। बस अगर आपने इतनी सारी किताबें अगर पढ़ ली, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना। लेकिन इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, अगर हिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपको, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा, राजीव अहीर, और प्लस आर्ट एंड कल्चर। ये किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाकर के क्या होगा भाई, हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई सोर्सेज की बात। ठीक है, अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं 5 मिनट। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है,
एंशियंट में क्या क्या पढ़ना है? एंशियंट में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है स्टोन एज। स्टोन एज जिसे आप कहते हैं पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है वैदिक काल, वैदिक एज, ठीक है, वैदिक काल। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है ना। इसके बाद आपको पढ़ना है पांचवें नंबर पे टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका महाजनपद, महाजनपद और मगध, और मगध साम्राज्य, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद थे जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मगध पे सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी के बिंबिसार साहब आए, ठीक है ना। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश आया, उसके बाद जो है नंद वंश आया, उसके बाद जो है भैया मौर्य वंश आया। तो ये सारे पढ़ने हैं आपने मगध पे, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मगध के बाद आपको छठे नंबर का जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, तो वो पढ़ना है आपको मौर्य डायनेस्टी, ठीक है भाई। मौर्य वंश अपने आप में बहुत बड़ा वंश है। नंद वंश के बाद आपको मौर्य वंश पढ़ना है, और इसी के साथ साथ आपको पढ़ना है सिकंदर का आगमन भारत में, सिकंदर का आगमन, आगमन और आक्रमण जो भी था, ठीक है। तो मौर्य वंश और साथ ही साथ सिकंदर का आगमन, ठीक है ना, ये भी पढ़ना है आपको साथ में। मगध में आपको तीन वंश पढ़ने हैं यहाँ पे, एक तो हरियंक वंश पढ़ना है आपको, हरियंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग वंश पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है कौन सा वंश, नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश का जब शासन था उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और उसी समय फिर उसके बाद ही मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक बना था, ठीक है भाई। यहां तक बात कर ली, छठे 6 टॉपिक्स, इनको हटा देता हूँ, फिर नीचे तो इससे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, है ना, फिर ऊपर ही लिखता हूं मैं, ठीक है। चलिए 6 टॉपिक्स ये हो गए। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपको 7वें नंबर पे पढ़ना है, उसे हटा देता हूँ, ठीक है। 7वें नंबर का जो टॉपिक पढ़ना है आपने, फिर आपने पढ़ना है भारत। भारत जो है वो 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक। अब 200 बीसी से 300 एडी तक आपके बहुत कुछ था। 200 बीसी से 300 एडी के बीच में कुषाण डायनेस्टी का शासन हुआ था, ठीक है ना, कुषाण वंश का शासन आया था। इसके अलावा पार्थियंस आए थे, और आपके इंडो ग्रीक्स आए थे, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे लोग आए थे जिन्होंने शासन किया था भारत पर। तो वो सारे छोटे छोटे शासन आपने पढ़ने हैं, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं आपको। कुषाणा डायनेस्टी होगी, कनिष्क था जिसमें, ठीक है ना, कुषाण डायनेस्टी पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा कुषाणों के साथ आपने पार्थियंस पढ़ने हैं, ठीक है ना, पार्थियन। साथ ही साथ इंडो ग्रीक्स पढ़ने हैं, इंडो ग्रीक, मिनेंडर, यूक्रेटाइड, ये लोग, ठीक है ना। इसके बाद 8वें नंबर का जो टॉपिक है, इसके बाद आपने पढ़नी है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, ठीक है ना, ठीक है, गुप्त वंश पढ़ना है, ठीक है ना, 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे फिर आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है भारत 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के बीच में, ठीक है ना, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, जिसमें आपको जानते हैं आपने चोल, चालुक्य, पाल, पल्लव, ये सारी डायनेस्टियां पढ़नी है। राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पाल, पल्लव, ठीक है ना, राष्ट्रकूट एटसेट्रा आदि, ये सारे डायनेस्टियां आपको दक्षिण भारत की तरफ जो थी, ये सारी डायनेस्टियां पढ़नी है। भारत 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी, ठीक है, जिसमें 8-10 आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ठीक है, चोल है, चालुक्य है, पाल है, पल्लव है, राष्ट्रकूटाज है, ठीक है, ये सभी लोगों के बारे में पढ़ना है। और एक टॉपिक आपको एंशियंट में और ऐड करना है, कौन सा, 10वें नंबर का एक टॉपिक और है, भारत में अरबों और तुर्कों का आक्रमण, अरबों और तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो भाई ये 10 टॉपिक हो गए जो कि आपने पढ़ने हैं, किस चीज के लिए,
एंशियंट हिस्ट्री के लिए। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेडिवल की बात करते हैं कि मेडिवल में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में देखिए, मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ने हैं मुगल, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है मराठा और मैसूर साम्राज्य, ठीक है, मराठा मैसूर। और चौथा टॉपिक इसी के साथ आपको पढ़ना है बहामनी साम्राज्य, बहामनी साम्राज्य। बस मध्यकालीन इतिहास में सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने आपको, दिल्ली, मुगल, मराठा, मैसूर और साथ ही साथ बहामनी साम्राज्य, ठीक है ना। बस ये रहा मध्यकालीन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 टॉपिक हैं गिने चुने, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न इतिहास में आपको बहुत कुछ पढ़ना है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास में आप लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए आधुनिक इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ना है यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, ठीक है। आप जानते हैं ना भारत में 5 लोग आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर आपके पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे और लास्ट में आपके फ्रांस आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो सारे यूरोपियों का आगमन पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ब्रिटिश शासन का ही वो चीज पढ़नी है आपने इस टॉपिक में, ठीक है। फिर इस्टेब्लिश होने के बाद, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होने के बाद भारत में, याद रखना है कि अंग्रेजों ने भारत में जो शासन स्थापित किया था वो 1757 में और 1764 में बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के खत्म होने के बाद किया था। तो ब्रिटिश शासन पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश शासन, मतलब वही गवर्नर जनरल वगैरह आपको पढ़ने हैं, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, वो लोग पढ़ने हैं। तो ब्रिटिश शासन पढ़ना है आपने कब से कब तक लेकर के, तो 1757 से लेकर के और 1857 तक का शासन, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे आपने पढ़ना है 1857 की क्रांति, क्रांति पढ़नी है और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ने हैं आपने, कहां कहां हुए थे, कौन कौन अध्यक्ष था, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आपने क्या पढ़ना है, फिर से आपने क्या पढ़ना है, ब्रिटिश शासन पढ़ना है। ब्रिटिश शासन में आपने क्या पढ़ना है, तो ब्रिटिश शासन में आपने 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ना है। ब्रिटिश शासन के साथ साथ आपने हमारा स्वतंत्रता संघर्ष भी पढ़ना है इसमें, कि भारत ने स्वतंत्रता किस तरह से हासिल करी, ठीक है ना। स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आपने सारा का सारा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है और जितने भी हमारे क्रांतिकारियों ने जितने भी आंदोलन छेड़े उन सारे आंदोलनों के नाम याद रखने हैं, सारी चीजें ही कवर करनी है। जनजातियों द्वारा भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, वो पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको एक टॉपिक और ऐड करना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, 5वें नंबर पे, यहीं पे जगह है, 5वें नंबर पे एक टॉपिक आपको और ऐड करना पड़ेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक उभार, ठीक है ना। सामाजिक और सांस्कृतिक उभार भारत में जो हुआ था, सामाजिक और सांस्कृतिक उभार, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है जिसमें आपको राजा राममोहन राय वगैरह इन सब लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, जो समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत की सामाजिक चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए थे। तो बस ये आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, इतना आपको इतिहास में पढ़ना, ठीक है ना। ये एक इतिहास का ओवरव्यू लिया था हमने छोटा सा, कि ये सोर्सेज है, किताबों की बात हो चुकी है, क्या क्या कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास टॉपिक सारे आ गए हैं सीरियल से,
कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसी पे आज हम चलेंगे, ठीक है। और आज यही पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं, आज हम इतिहास की वही शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जल्दी भाई एक बार सभी लोग मैसेज कर दें कि यहां तक बात क्लियर है, तो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सब लोग कह रहे हैं यस सर, ठीक है भाई, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना भाई शुरुआत से शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल भाई शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे। तो इतिहास पढ़ना है भाई आप लोगों ने। सबसे पहली चीज इतिहास। देखो हम आज इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। सबसे पहले तो हमें प्री हिस्ट्री पढ़नी है। अब एक तो चीज होती है हिस्ट्री और एक है प्री हिस्ट्री। एक तरफ मैं लिख देता हूं हिस्ट्री। क्या फर्क है दोनों में? एक तो है इतिहास और इसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। इतिहास का मतलब क्या होता है और प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? भाई हमने तो प्री हिस्ट्री पढ़नी है सबसे पहले, फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हिस्ट्री का मतलब है, हिस्ट्री का मतलब होता है जिस भी चीज के, जिस भी कोई कहानी है हमारे पास पुराने समय की, उस कहानी के लिखित में, जिस चीज के हमारे पास लिखित में साक्ष्य अवेलेबल है, लिखित में कोई साक्ष्य है या कोई सबूत है हमारे पास है राइटिंग में किसी किताब में कि हाँ ऐसा हुआ था, तो उसे तो हम इतिहास में कंसीडर करते हैं। और प्री हिस्ट्री का मतलब है जिस चीज के लिखित साक्ष्य या अवशेष ना हो, लिखित साक्ष्य ना हो, लिखित में कुछ अवेलेबल ना हो, लिखित में साक्ष्य न हो। तो आप कहेंगे जब सर लिखित में नहीं है तो हमें कैसे पता चला कि ऐसा भी कोई काल रहा होगा? देखो लिखित में तो अवेलेबल नहीं है, यहां पर कोई भी जानकारी लिखित में अवेलेबल नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी देखो क्या हुआ है कि हमारे पुरातत्व विभाग को खुदाई में कुछ चीजें मिली है, कुछ चीजें मिली हैं। जैसे किसी दिन क्या हुआ, एक हमारे इतिहासकार थे, उन्हें जमीन पर ही कुछ इंटें, मतलब मिट्टी में थोड़ी सी इंटें दिखी, तो उन्होंने इंटें खोदनी शुरू करी। खोदते खोदते भैया ऐसा हुआ नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ मिल गया। समझ रहे हैं इस बात को? नीचे क्या हुआ, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ मिल गया। तो वहां से खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, जैसे किसी चीज की फोटो मिली है, कोई मूर्ति मिली है, ठीक है ना, किसी भी चीज की, तो उन अवशेष जो मिले हैं वहां से, उन अवशेषों के आधार पर एक कहानी डिफाइन की गई है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ है इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो जो भी चीजें पुरातत्व विभाग को, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर एक कहानी निश्चित की गई है कि शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ है 100%, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं और देखते हैं कैसे पढ़, ठीक है ना। तो प्रागैतिहास का मतलब जिस चीज के लिखित में कोई साक्ष्य अवेलेबल ना हो, ठीक है भाई। जैसे महाजनपदों की बात करें तो महाजनपदों के बाद तो बारे में लिखित में अवेलेबल है, कोई बौद्ध धर्म की किताब है, जैन धर्म की भी किताब है, अंगुत्तर निकाय वगैरह 2-3 किताबें हैं, उनमें हमें सोर्सेज मिल जाते हैं 16 महाजनपदों के, ठीक है। ऐसे ही कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का जिक्र मिल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका रिपब्लिक, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। तो जहां तो लिखित में मिल रहा है हमें किसी राइटर की, किसी लेखक की किताब में, तो उस चीज को तो हम इतिहास में कंसीडर करेंगे। लेकिन मान लीजिए बस कुछ इंटें मिली खुदाई में, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिल गया, कोई सभागार मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, कोई पहिया मिल गया, तो उसे, उस चीज को हमारे पास राइटिंग में उस एरिया का कुछ अवेलेबल नहीं था कि किस राजा का शासन था या कैसे लोग थे। बस हमने जो सामान हमें मिला है ना, उसके आधार पर एक कहानी बना ली कि शायद ऐसा हुआ होगा,
लेकिन कंफर्म नहीं, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है। तो हमें अभी प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है जिसके लिखित में कोई भी साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल में दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला पढ़ना है आपको पाषाण काल, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या, दूसरा आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करते हैं पाषाण काल की, और मैं आपको पहले एक सर्वे देता हूं, एक ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद लिखना पढ़ना, और आप लोग भी कॉपी पेन पेंसिल अपनी तैयार रखें सब कुछ लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूं कुछ। देखो हुआ क्या था। देखो ऐसा है, अगर आप मान लीजिए हिंदुओं से पूछें कि इस धरती पर सबसे पहले कौन आया था, तो हिंदू कहेंगे भैया इस धरती पर सबसे पहले जो है ना वो कौन आए थे, मनु आए थे। अगर आप मुस्लिमों से पूछेंगे धरती पर सबसे पहले कौन आया था, तो वो कहेंगे भैया आदिल अली सलाम साहब आए थे। अगर आप क्रिश्चियन से पूछेंगे सबसे पहले कौन आया था इस धरती पर, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे एडम्स आए थे। इस धरती पर सबसे पहले कौन आए थे, एडम्स आए थे, ठीक है ना। अब देखो अगर आप उनसे कहेंगे प्रूफ दो, तो वो भैया आपको प्रूफ नहीं देंगे, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, धर्म यार तुम धार्मिक चीजों को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो धार्मिक, तो देखो धार्मिक थ्योरी जो है ना वो आस्था से जुड़ी होती है, उसके पास अपना कोई प्रूफ नहीं होता। फिर हमने साइंस से पूछा, साइंस ने पूछा कि इंसान कहां से आया, तो भैया साइंस ने कहा, विज्ञान ने कहा कि इंसान तो आया ही नहीं था। साइंस ने कहा कि इंसान जो है वो इवोल्यूशन का हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है, इवोल्यूशन का हिस्सा। और हम लोग जो है ना वो बंदरों से इवॉल्व हुए, बंदरों से इवॉल्व होकर के इंसान बना है। तो साइंस से पूछा गया भाई आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो कृपया करके इसका प्रूफ भी दीजिए। साइंस ने कहा भैया बिल्कुल देंगे प्रूफ। अब साइंस ने कहा हमारे पेट में भैया अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स आप जानते हैं एक एंजाइम होता है हमारे पेट में जो पाया जाता है। और अपेंडिक्स क्या होता है, जो हमारे ये पत्ते वगैरह होते हैं ना, पत्ते वगैरह, क्योंकि इंसान जानवर तो घास फूस पेड़ पौधे पत्ते ये सभी खाता था, तो इनको कच्चे पत्तों को पचाने के काम में आता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मान लिया आपकी थ्योरी, और कोई थ्योरी दो। साइंस ने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, और भी थ्योरी देंगे कि हम बंदरों से ही इवॉल्व हुए हैं या हमारे पूर्वज कभी ना कभी कोई बंदर रहे हैं। तो साइंस से फिर पूछा गया यार थ्योरी में मजा नहीं आया, दोबारा बताओ आप कि कैसे आया इंसान। तो साइंस ने कहा इंसान के, देखो इंसान जब बंदर था और वो चार पैरों पर चलता था, तो चार पैरों पर चलने के लिए उसे बैलेंस भी बनाना पड़ता था, और बैलेंस के लिए पूंछ की जरूरत होती थी। तो इंसान की बॉडी में कोकेक्स बोन पाई जाती है कमर में। कौन सी बोन, कोकेक्स बोन, जो कि क्या है, पूंछ के ही अवशेष है। तो साइंस ने कहा भैया कोकेक्स बोन है इंसान के पास, ठीक है ना, पूंछ के अवशेष है, इससे पता लगता है इंसान कभी ना कभी जानवर रहा है, कभी ना कभी वो जानवर के अवशेष रहा है उसके उसमें। तो उसने कहा ठीक है, इसके अलावा और बताओ। उसने कहा भाई इंसान के मुंह में यहाँ पर साइडों में यहाँ पर ना आपका थर्ड मोलर होता है जिसे विजडम टीथ कहा जाता है, जो कि सिर्फ जानवरों के पास होते हैं चीड़ फाड़ करने के लिए। तो इंसान उस समय जानवरों का भी आपस में शिकार करता था, ठीक है, जानवर भी खाता था, तो इसलिए उसे उन दांतों की भी जरूरत पड़ती थी। तो भैया साइंस ने तो अपनी थ्योरी दे दी कि इंसान कैसे आया, ठीक है ना। हालांकि धार्मिक थ्योरीज कुछ और ही कहते हैं। तो देखो जब इंसान आया जैसा कि साइंस ने बताया इंसान आया, और इंसान जो है वो इवोल्यूशन का हिस्सा है। अब इंसान जब आया तो इंसान ने अपनी चारों तरफ की सराउंडिंग्स में देखा कि मेरे चारों तरफ क्या है। तो इंसान को घना और भाई साहब लंबे लंबे पेड़ों वाला जो है जंगल दिखा। अब इंसान ने क्या करा, सबसे पहले जंगल में क्या किया इंसान ने, भैया इंसान ने सबसे पहले भैया इस पापी पेट को भरने का काम किया इंसान ने सबसे पहले। और उसने क्या किया, पौधों को खाना शुरू किया। और क्या हुआ, उस समय जंगल इतने आलीशान थे, मतलब इतने ज्यादा भयावह जंगल थे, इतने ज्यादा घने जंगल थे कि इंसान के साथ साथ जानवर भी थे उसमें बहुत सारे। जब जानवर बना तो क्या होता था, भूख इंसान को भी लगती थी जानवर को भी लगती थी, ठीक है ना। तो इंसान और जानवर आए आमने सामने एक दूसरे के शिकार के लिए।
अब जानवर के पास एक चीज नहीं थी जो इंसान के पास थी, और इंसान के पास था क्या? दिमाग। इंसान ने देखा आसपास की सराउंडिंग में और क्या है, इंसान ने देखा आसपास में उसे क्या मिले? पत्थर मिले। तो इंसान ने भाई साहब पत्थर को उठाया और जानवर को दे मारा। समझ रहे बात को? इंसान ने क्या किया? इंसान के पास दिमाग था और इंसान ने दिमाग का अपना पूरा इस्तेमाल किया और इंसान ने पत्थर उठाया और जानवर को दे मारा। अब इस केस में होता यह था कि कभी जानवर मरता था और कभी इंसान मरता था। तो इंसान को लगा यार हमें कुछ, उस समय तो भाई साहब जानवर भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, आजकल के छोटे छोटे नहीं होते थे हमारे लिए से, ठीक है ना। आप उस समय बड़े स्वस्थ जानवर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े राइनोसॉर टाइप के, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े खूंखार जानवर हुआ करते थे। तो इंसान ने क्या किया? अब इंसान के पास इंपॉर्टेंट चीज थी क्या? दिमाग। इंसान ने उस पत्थर को घिसना शुरू किया, नोकीला करना शुरू किया। अब इंसान ने नोकीला करके उसको जानवर पे फिर मारा और फिर भाई साहब और अच्छा रिजल्ट मिला इंसान को। अब जानवर थोड़ी जल्दी मर गया नोकीले से, इंसान ने और घिसा और पत्थर को घिसता रहा, नोकीला करता रहा और फिर दे के मारा, रिजल्ट और अच्छा निकला। अब इंसान जानवर को भी खा रहा था और इंसान जो है वो क्या कर रहा था? अब जानवर को मारा तो उसने कहा यार खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब जानवर हमें खा सकता है तो हम भी जानवर को खा सकते हैं, तो उसने जानवर को खाना भी शुरू किया। इसके अलावा वो पेड़ पौधे भी खा रहा था, लेकिन कुछ पेड़ पौधे खा करके क्या हुआ कि इंसान की भी मृत्यु होगी। तो उसने कहा पेड़ पौधे खाना ठीक नहीं है। उसने क्या किया? पेड़ पौधों, जो उसको लगा जिससे इंसान की मृत्यु हुई पेड़ पौधों को खाने से, उसने उन पेड़ पौधों का रस निकाल करके जो है वो पत्थर पे लगा दिया और फिर जाकर के दोबारा जानवर को दे मारा। अब रिजल्ट जो है वो और ज्यादा अच्छे निकले इस बार। समझ रहे हैं? इंसान तरक्की करता गया, जानवर को मारता गया। अब पत्थरों को रगड़ते रगड़ते, नोकीला करते करते एक दिन हुआ ये कि पत्थरों को घिसते घिसते एक दिन एक चिंगारी भी एक सूखे पत्ते पर जा गिरी और वहीं से क्या हो गया भाई साहब? डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज होगी। आग की खोज के बाद इंसान ने क्या किया? आग का इस्तेमाल शुरू किया। आग का इस्तेमाल उसने किन किन कामों के लिए किया? एक तो भाई ठंड से बचने के लिए किया, एक रोशनी के लिए किया उसने, जैसे आज मैं इलेक्ट्रिसिटी जला के यहाँ पे खड़ा हूं तो उस समय इंसान ने रोशनी के लिए किया, ठंड से बचने के लिए किया और साथ ही साथ खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किया। अब आग का इस्तेमाल किया, आग का डिस्कवरी हुई, फिर इंसान ने क्या किया? अब इंसान ने एक दिन क्या हुआ, जैसे जैसे इंसान बढ़े इस धरती पर वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, धीरे धीरे जो बर्फ थी पूरी पृथ्वी पर वो भी पिघलने लगी। अब बर्फ जैसे ही पिघली तो गलती से जमीन में क्या हुआ? एक फसल का, अनाज का दाना भी गिर गया और वहां पर फसल भी उगी। और इंसान को लगा कि भैया ये जो जमीन है ना, ये जो जमीन है ये तो उपजाऊ भी है भैया, और इससे तो खेती भी की जा सकती है। तो इंसान ने खेती शुरू करी। अब इंसान खेती भी कर रहा था, इंसान शिकार भी कर रहा था, ठीक है ना। फिर इंसान ने भैया मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू किए, मतलब बहुत सारी चीजें इंसान ने शुरू कर दी थी। उसने खेती करना शुरू कर दिया था, उसने शिकार करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा पहिए की खोज हो गई थी, पहिए की, ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया था, ठीक है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी अब इंसान बहुत सारे काम करने लगा था। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसने भैया एक जानवर को पालना शुरू किया। जैसे इंसान ने सबसे पहले दोस्ती करी थी कुत्ते के साथ, कुत्ता कहते हैं ना सबसे वफादार जानवर होता है। तो इंसान ने देखा भाई जानवरों से दोस्ती भी हो सकती है, जानवरों को हम पाल भी सकते हैं। फिर उसने गाय पाल ली, भैंस पाल ली, बकरी पाल ली। तो इससे क्या हुआ? इंसान को भैया डेयरी प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए। उसने कहा भैया जानवर सिर्फ मारने के लिए नहीं है, बल्कि इनके साथ, जानवरों के साथ तो हम क्या कर सकते हैं? दोस्ती भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पशुपालन को भी प्रमोशन मिला, ठीक है ना। एग्रीकल्चर चला, एग्रीकल्चर से फसल होती थी, फसल वो चारा भी डाल सकता था, ठीक है ना। तो काफी चीजें शुरू हुई, इंसान ने पशुपालन शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दी, साथ ही साथ घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए भाई, ठीक है ना। और शिकार करना शुरू कर दिया। अब इंसान बहुत सारे काम कर रहा था, तो इंसान अकेला नहीं रह सकता था, तो बहुत सारे इंसानों ने आपस में मिलजुल करके रहना शुरू कर दिया। तो इंसानों ने जब आपस में मिलजुल करके रहना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? इससे सभ्यताओं को जन्म मिला। जब बहुत सारे लोग आपस में मिलके जुल रहना शुरू कर दिए, जब इंसान आपस में बहुत सारे लोगों के बीच में इकट्ठा रहता था, तब उसे
भैया बिना कपड़ों के भी अच्छा नहीं लगता था, तो उसे शर्म भी आने लगी और उसने कपड़े भी पहनना शुरू किए। तो एक काम और हो गया, यहाँ से कपड़े बनाने का काम भी शुरू हुआ, कपड़े पहनने का काम भी शुरू हुआ। इससे सिविलाइजेशंस को जन्म मिला, सभ्यताओं को जन्म मिला। और जैसे कि आप जानते हैं, विश्व की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यताएं, एक आपकी भारत और पाकिस्तान के एरिया में जो चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक मिस्र की सभ्यता, 3 सभ्यताएं चल रही थी। ठीक है ना। तो सभ्यताओं को जन्म मिला। जब इतने सारे लोग एक इतने सारे काम कर रहे थे आपस में, तो इंसान को भाषा की भी जरूरत पड़ी, तो उसने भाषा का भी इस्तेमाल किया, भाषा की भी खोज हुई यहां से। ठीक है। तो चलिए, आई होप मैंने जितना ओवरव्यू आपको दिया है उतना समझ आ गया होगा। अब इसी बात को लिखना शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसी बात को लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं भैया। तो अब इंसान ने सारे काम शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर अब हम लोग भी। भाई आज तो बड़ी खतरनाक ठंड पड़ रही है। आई होप सभी लोग हिमाचल प्रदेश से हैं और आप लोगों के एरिया में भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। ठीक है ना। तो प्री हिस्ट्री में सबसे पहले हमने 2 चीजें पढ़नी है, पाषाण काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल, जिसे आप कहते हैं स्टोन एज। ठीक है। अब अगली चीज हमें पढ़नी है यहाँ पे क्या, जिसे आप लोग कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। तो देखो पाषाण काल, जैसे कि आपको पता है कि पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना। 3 भागों में बटा हुआ है पाषाण काल। तो सबसे पहले तो आता है आपका पेलियोलिथिक एज, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण, पूरा मतलब सबसे पुराना, पूरा का मतलब सबसे पुराना, पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। फिर आप कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण यानी कि बीच वाला। और तीसरे नंबर पे आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। ठीक है। तो 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। इसको पढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलेगा आपका पूरा पाषाण काल। हालांकि पूरा पाषाण काल में इंसान ने किया कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, पूरा पाषाण काल में इंसान ने कोई तरक्की नहीं की। इंसान बिल्कुल जीरो रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं इंसान में। तो सबसे पहला है पेलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, जिसे आप कहते हैं पूरा पाषाण काल, तो इसका समय माना जाता है, देखो 5 लाख बीसी से लेकर के और 10,000 बीसी तक। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, आज एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री जो है ना वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भैया जो बैटल ऑफ तराइन हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था, कुछ इतिहासकारों का मानना है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा, और कुछ का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा। हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ इतिहासकारों का मानना है अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, और कुछ का मानना है महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया। अब देखिए मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है ना भाई। मुझे मतलब है जो भारत की संसद ने डेटा पास किया उस डेटा से। ठीक है ना। जिसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आधार मान के पढ़ना है। ठीक है ना। आपने किसी किताब हो सकता है ये वर्ष वगैरह कुछ और देखे हो। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारा संसद से पास हुआ डेटा दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक लगभग। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहीं पर मैं आपको बीसी बीसी का कंसेप्ट भी बता देता हूँ क्या है ये बीसी का। देखो ऐसा है, हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर है, अंतरराष्ट्रीय जो कैलेंडर है, वो हमारी जीसस क्राइस्ट से चलता है, जीसस क्राइस्ट के
हिसाब से। क्रिश्चियन एरा पे काम करता है ना, तो ये ईसा मसीह है जो जीसस क्राइस्ट जिन्हें कहा जाता है। एक तो है इनकी बर्थ, सबसे पहले इनका जन्म, और एक है इनकी मृत्यु, डेथ। तो इनके जन्म से पहले के समय को कहा जाता है बीसी, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु के बाद के समय को कहा जाता है एडी, एनोडोनिमी, या फिर आफ्टर डेथ। और जब तक जीसस क्राइस्ट इस धरती पर थे उस समय को 00 वर्ष माना जाता है, जो हमें पढ़ना नहीं, ठीक है ना। उस वर्ष को क्या माना जाता है? 00 वर्ष, जो हमें पढ़ना नहीं, ठीक है ना। वो कुरान नहीं, बाइबल में लिखा है, ठीक है, वो बाइबल वाले पढ़ते हैं अपने आप। तो हमें तो इनके जन्म से पहले का समय जिसे बीसी लिखा जाता है, और एक इनके समय जन्म के बाद का समय, ठीक है ना, याद रखना। तो जन्म का समय जो है, जन्म से पहले का समय जो होगा वो कैसे चलेगा? बड़े से छोटे की तरफ चलेगा। इनके जन्म की तरफ आएंगे ना, सबसे बीसी का सबसे पहले से लेकर के इधर इधर तक आएंगे, कितने बीसी तक? 1 बीसी तक पढ़ेंगे। उसके बाद 1 एडी से लेकर के इस समय जो वर्ष चल रहा है वो क्या चल रहा है? 2021 एडी चल रहा है, जिसके भी मात्र 5-6 दिन शेष बचे हैं। आज 23 तारीख है, तो 7-8 दिन शेष बचे हैं ना। तो 2021 मतलब 31 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट की मृत्यु को पूरे 2021 वर्ष हो जाएंगे, और कल से फिर 1वां वर्ष 2022वां वर्ष शुरू हो जाएगा उनकी मृत्यु को, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बीसी और एडी, ठीक है। बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, और एडी को बोला जाता है ईसवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है पेलियोलिथिक एज, जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी औजार थे ना, वो सब के सब पत्थर के बने हुए थे, तो इसलिए इतिहासकारों ने इस काल का नाम ही क्या रख दिया? पाषाण काल। क्योंकि इस समय कोई लिखित में तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। 2 टॉपिक हम इसमें करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसमें कुछ नहीं हुआ, अगली एज इसमें हुआ है कुछ, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक एज। तो इस समय याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ थी। इस समय क्या था? कि पूरी पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर बर्फ से ढकी थी। पूरी पृथ्वी बर्फ से क्या थी? ढकी थी। पूरी पृथ्वी पर बर्फ थी, 2 बार लिखा, ठीक है ना। तो इस समय क्या था? पूरा पाषाण काल के समय पूरी पृथ्वी बर्फ पर बर्फ थी, या फिर बर्फ से ढकी हुई थी। तो इसी कारणवश इस काल को, पूरा पाषाण काल को याद रखिएगा, आइस एज भी कहा जाता है। आइस एज या फिर हिमयुग भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी ना, तो इसलिए आइस थी पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस समय इंसान जो था वो क्या था? तो ड्यूरिंग दिस टाइम द ह्यूमन वॉज हंटर एंड फूड गैदरर। तो इस समय इंसान जो था वो शिकारी था, शिकार करता था, और अपना खाना बटोरता था। और क्या करता था? खाना बटोरता था। तो खाना बदोश, शिकारी था और क्या था? शिकार करता था और खाना बदोश था। खाना बदोश यानी अपना खाना बटोरता था। तो शिकार करता था, और शिकार करके क्या करता था? अपना खाना बटोरता था। तो इस समय इंसान हंटर और फूड गैदरर, ठीक है ना। और सारे के सारे जो टूल्स थे, जो औजार थे, जितने भी इंसान के शिकार करने के औजार थे, वो सब के सब याद रखेगा पत्थर के बने। किस चीज के बने थे? तो पत्थर के, ठीक है ना। तो जितने भी औजार थे वो सब के सब पत्थर के बने हुए थे, ठीक है ना, सब के सब, ठीक है, सिर्फ केवल पत्थर के। और इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत हुई इंसान ने, क्योंकि पत्थर को घिसना शुरू किया, तो डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई। क्या हुई? आग की खोज। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इंसान ने इस समय आग की खोज तो कर ली, लेकिन इंसान आग के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानता इस समय। तो इंसान ने 4,90,000 साल, भाई 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक
4,90,000 साल इंसान ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ शिकार किया और खाना बटोरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो आग की खोज हुई, लेकिन इंसान आग के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानता। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साइट्स की, कि स्थल कौन कौन से थे यहां पर, पूरा पाषाण काल में जो स्थल थे वो कौन कौन से स्थल थे। ठीक है ना, साइट्स की अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्थल थे, तो ध्यान रखना, एक तो था सोहन वैली। ठीक है ना, तो याद रखेगा, सोन या फिर सोहन घाटी वैली, कहां पे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ था ना भारत से, ये भी भारत का हिस्सा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोन या सोहन घाटी थी कहां पे, पाकिस्तान में। और भारत में इसका एरिया था नर्मदा और तुंगभद्रा घाटी का, नर्मदा और तुंगभद्रा घाटी वाला एरिया। ठीक है ना, नर्मदा यहाँ बहती है, तुंगभद्रा आपकी यहाँ बहती है, दो नदियां। ठीक है, इस एरिया में बहती हुई है भारत के। ठीक है, ये था नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों वाला एरिया। ठीक है, तो ये एरिया था यहाँ पे। अब इंसान ने इस एरिया में इस 4,90,000 साल में किया कुछ नहीं, केवल और केवल किस काम के अलावा, तो शिकार करने के अलावा। अब अगली ये चीज आएंगी, उनमें इंसान करेगा बहुत कुछ। अगला आता है मेसोलिथिक एज, जिसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक। ठीक है ना, तो 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चला था। ये यहाँ बहुत तरक्की हुई भाई इंसान की। इस समय इंसान ने क्या हुआ, इस समय याद रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं हरित ग्रह प्रभाव की वजह से, की वजह से पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल गई, बस ध्रुवों पर रह गई। ठीक है, ध्रुवों पर या फिर शीतोष्ण कटिबंधों में। ठीक है ना, तो इसकी वजह से, इसके प्रभाव से, ठीक है ना, हरित गृह प्रभाव की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं आपको ज्योग्राफी में समझाऊंगा क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी की सारी बर्फ क्या हो गई, यहाँ पर पिघल गई। ठीक है ना, इस समय इंसान ने क्या किया, तो इस समय इंसान भाई शिकारी तो था ही, जो पिछला काम था वो तो चल ही रहा था, नया क्या ऐड हुआ, शिकारी था, शिकार करता था, और क्या करता था, खाना बटोरता था अपना। तो क्या था, खाना बदोश था। तो इंसान शिकारी था, शिकार करता था, और क्या करता था, खाना बटोरता था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ह्यूमन ने, मानव ने किस चीज की शुरुआत करी, मानव ने कल्टीवेशन की शुरुआत करी। क्या करा उसने, कल्टीवेशन मतलब खेती, सिंचाई करी उसने। ठीक है ना, तो यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी, किसी दिन एक जमीन में जाकर के एक फसल का टुकड़ा गया, जिससे क्या हुआ भैया, एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हो गई, खेती की भी शुरुआत हो गई। ठीक है ना, तो मानव ने इस युग में क्या किया, खेती की भी शुरुआत कर ली, कल्टीवेशन की भी शुरुआत की। और याद रखिएगा, इंसान ने सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी फसल को उगाया, भाई बताएगा कोई, बताएं अगर अगर किसी को पता है तो, इंसान ने किस फसल को सबसे पहले उगाया। हम्म, इंसान ने किस फसल को सबसे पहले, बार्ले, हाँ सुमन डेंस कह रहे हैं बार्ले,
जौ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इंसान ने, मानव ने सबसे पहले, बिल्कुल सही बात है, बारले को उगाया। सबका जवाब बहुत बढ़िया, जौ को उगाया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कौन से युग में? मेसोलिथिक एज में, मध्य पाषाण काल में। और अगर बात पूछी जाए, देखो मानव तो खेती करी और फसल में गुजार रहे हो, लेकिन जो भारत में मानव था ना, जो भारत में था, उसने जौ नहीं उगाई थी, उसने गेहूं उगाई थी सबसे पहले, ठीक है ना। भारत के एरिया में जो सबसे पहले फसल उगी थी ना, भारत वाले एरिया में, वो गेहूं उगी थी। हाँ, वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं कि फसल जो सबसे पहले मानव ने उगाई थी वो बारले उगाई, सही बात है। लेकिन भारत में सबसे पहले जौ का, गेहूं का प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगली चीज, अब इंसान ने यहां पर क्या किया? डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इंसान ने पशुपालन की भी शुरुआत करी। किस चीज की शुरुआत करी? पशुपालन की शुरुआत हुई यहां पर। पशुपालन की शुरुआत हुई तो इंसान को यहां पर क्या हुआ भैया? डायरी प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। डायरी प्रोडक्ट्स या उत्पाद, या आपका दूध, दही, ठीक है ना, मक्खन वगैरह, ये सब इंसान को मिलना शुरू हो गया। तो पशुपालन की भी ये शुरुआत हुई, पशुओं के साथ दोस्ती भी की गई, ठीक है ना। और इंसान ने, कहते हैं, आग का इस्तेमाल भी यही शुरू किया। तो आग का जो इस्तेमाल है, आग का इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल भी यहीं पे शुरू हुआ, ठीक है। तो आग का जो इस्तेमाल है वो भी कहां शुरू हुआ? तो मेसोलिथिक एज में जाकर के आग का इस्तेमाल शुरू, ठीक है ना। अब इंसान ने आग का इस्तेमाल किस लिए किया? तो इंसान ने भैया आग का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया। एक तो उसने किया खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, और दूसरा उसने किया जंगली जानवरों से बचने के लिए। जंगली जानवरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए, तो खाना पकाने के लिए, और दूसरा जंगली जानवरों से बचने के लिए, ठीक है। जंगली जानवरों से बचने के लिए, ठीक है, ये किया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज आप यहां से और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और यहां से, अच्छा स्थल भी करेंगे अभी तो, वैसे एक पॉइंट और, इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा। बहुत बार एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीम बेडका, भीम बेडका, ये जो गुफा चित्र है, गुफा चित्र, ठीक है ना, भीम बेडका केव पेंटिंग, ये क्वेश्चन ना सीडीएस में ना बहुत बार पूछा जाता है, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का पेपर होता है ना, सीडीएस का, उसमें बहुत बार पूछा गया है। और मैंने एचपी एसएसपी में भी बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन देखा है कि भीमबेटका गुफा चित्र जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, ये भीमबेटका केव पेंटिंग जो है, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है? भीमबेटका भोपाल के पास पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में। और पूछा जाता है कि किस एज से संबंधित है, तो याद रखिएगा मेसोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण युग से संबंधित है, ठीक है ना। मध्य पाषाण युग से क्या है? ये संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आया था कि मानव ने सार्थक प्रगति, ये क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019, 11 मई 2019 में पूछा गया था। 11 मई 2019 को पेपर कंडक्ट हुआ था टीजीटीआर कमीशन का, और वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसान ने सबसे ज्यादा जो प्रगति दर्ज की थी वो कहाँ की थी? वो इसी एज में की थी, इसी एज में की थी। क्योंकि न्यूलिथिक एज में भी जाकर के बहुत ज्यादा, मतलब एक दो चीजों की और शुरू हुई थी, शुरुआत एक दो नई चीजें जुड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो था ना, इंसान को यहाँ पर बहुत कुछ आ गया था। इंसान ने भैया खेती शुरू कर दी थी, ठीक है ना, फसलें उगानी शुरू कर दी थी, उसने पशुपालन शुरू कर दिया था, आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, खाना पकाना शुरू कर दिया था, ये सारे काम। गुफा चित्र तक इंसान ने बना दिए थे इस समय, चित्रकला का विकास हो गया था इस समय। तो इसलिए इंसान ने पूछा गया था कि सार्थक सबसे ज्यादा प्रगति किस काल में दर्ज की थी? तो आंसर क्या था भैया? मध्य पाषाण काल, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए आज भी, 11 मई 2019 का, तो आंसर क्या था?
भाई आपका मध्य पाषाण काल। तो मानव ने सबसे ज्यादा जो प्रगति दर्ज की थी वो किस काल में की थी? मध्य पाषाण काल में। और मैं इतना ही बता रहा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटेडली एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, गारंटेडली। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं स्थल कहाँ कहाँ थे भारत में, ठीक है। अब साइट्स की बात करते हैं, स्थल। स्थल कहाँ कहाँ थे भारत में इसके? तो सबसे पहला तो आपका, आप जानते हैं सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। मध्य भारत में कौन सा स्टेट आएगा? तो एमपी आएगा। और अभी अभी हमने बात भी करी है भीमबेटका की। इसके अलावा आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा था, ठीक है ना। जिसमें आपका क्या क्या था? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है ना। और था आपका कृष्णा नदी घाटी वाला एरिया, कृष्णा नदी घाटी वाले एरिया में फैली हुई थी ये सभ्यता, ठीक है। इसी के साथ साथ एक जगह और थी आपकी, आपका जो तमिलनाडु वाला रीजन है, ठीक है ना। चलो वैसे हो गया, कुछ नहीं, और कुछ नहीं लिखा है, तो ठीक है ना। अब याद रखिएगा, जितने भी औजार थे इस काल में, जितने भी औजार थे, जितने भी इस काल में औजार हुआ करते थे, वो सब के सब पत्थर से बने थे। किस चीज से बने थे? पत्थर से बने हुए थे। लेकिन पहले से ज्यादा क्या थे? नुकीले थे, पॉलिश्ड थे। क्या थे? पहले से ज्यादा पॉलिश थे, या नुकीले ही लिखो, ठीक है, पॉलिश्ड थे, ठीक है ना। पहले से ज्यादा शार्प थे, ठीक है ना, पहले से ज्यादा थे, शार्प थे। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा पे। अच्छा, इंसान ने पहला पत्थर जिसका इस्तेमाल किया था, पैलियोलिथिक एज में इसका इस्तेमाल किया गया था, जो आपका पूरा पाषाण काल था। इंसान ने सबसे पहले जिस पत्थर का इस्तेमाल किया था, वो कौन सा पत्थर था? इंसान ने सबसे पहले जिस पत्थर का इस्तेमाल किया था, उस पत्थर का नाम याद रखिएगा। उस पत्थर का नाम था क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट, ये था जो इंसान ने सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल किया था। और पहला इंसान जो सीधा खड़ा हुआ था, उसको कहा गया होमो इरेक्टस, याद रखिएगा। जो इंसान, सबसे पहला इंसान जो सीधा खड़ा हुआ था ना, उसे कहा गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, पहला इंसान जो बंदर से, जानवर से सीधा खड़ा हुआ था, उसे कहा गया होमो इरेक्टस, ठीक है ना। और पहला पत्थर जिसका इस्तेमाल किया गया क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट तो आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानों से टूटकर जो पत्थर होता है वो यही होता है आपका क्वार्ट्जाइट, जिसे कहा जाता है। तो इंसान ने पहला पत्थर इसका इस्तेमाल किया था, और पहला इंसान जो सीधा खड़ा हुआ था, उसका नाम था होमो इरेक्टस, ठीक है भाई। तो दो, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दो चीजें आपको और याद रखनी है, ठीक है। हालांकि कई किताबों में ऐसा भी माना गया है, अच्छा, अगर ये पूछा जाए तो पहला स्थान इस धरती पर लिव, जिया था, तो पहला इंसान माना जाता है इस धरती पर जिया गया था, उसे एक नाम और दिया गया था, पिकिंग मैन। उसे कहा गया था पिकिंग मैन। पहला इंसान जो इस धरती पर जिया, उसे पिकिंग मैन का नाम दिया गया, ठीक है ना, पिकिंग मैन। तो ये चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है। अब लास्ट एज करते हैं हम, जो आपकी है नियोलिथिक एज, ठीक है ना। लास्ट एज है जो कि है नियोलिथिक एज। चलिए इसको हटाते हैं हम। अगली है नियोलिथिक एज।
इसे कहते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो कि चला आपका कब से कब तक, तो 6000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक। 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक नियोलिथिक एज, जिसे आप कहते हैं नव पाषाण काल। तो इस समय इंसान सबसे पहली चीज वो तो था ही जो पिछले काम कर रहा था, शिकार करता था और क्या करता था, और खाना बदोश था भाई, ये काम तो चल ही रहे थे। जो पीछे चल रहे थे वो तो सारे चल रहे थे, वो तो चलेंगे। नया क्या चल रहा था वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर चल रहा था, कृषि चल रही थी। कृषि के साथ साथ और क्या चल रहा था भैया, पशुपालन चल रहा था। एग्रीकल्चर चल रहा था, कृषि चल रही थी, ठीक है, पशुपालन चल रहा था। और क्या चल रहा था, इंसान ने पशुपालन के अलावा क्या करा था, यहाँ पर एक काम नया शुरू करा था, पॉटरी मेकिंग का। पॉटरी मेकिंग यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम इंसान ने शुरू किया था, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन उसने बनाने शुरू किए भैया। यहाँ सभ्यताओं जन्म लेंगी, बस अब देखते जाओ, और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया, नया काम ये शुरू हुआ यहाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने की। और इंसान ने मिलजुल करके रहना शुरू किया, घड़े वगैरह बनाए भाई, नदी से लाने के लिए मिलजुल करके कृषि कर रहा था, पशुपालन कर रहा था, हंटिंग कर रहा था इंसान, फूड गैदर कर रहा था अपना। तो इतने सारे इंसान काम अकेला नहीं कर सकता था, तो उसने मिलजुल करके रहना शुरू किया। मिलजुल करके रहना शुरू हुआ तो सोर्सेज और लाने पड़े, जिसके लिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाए, घड़े बनाए, और नदियों से ला करके पानी स्टोर करके रखा, ठीक है। तो इंसान ने यहाँ पे क्या शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि सभ्यताओं का जन्म, क्या हुआ, सभ्यताओं को जन्म मिलना शुरू किया, सभ्यताओं का जन्म होना शुरू, ठीक है। अगली चीज, अब इंसान मिलजुल करके रहता था तो उसे शर्म भी आती थी, तो उसने कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया। तो कपड़े पहनना भी शुरू किया, कौन से काल में शुरू किया, तो नवपाषाण काल में, ठीक है ना। कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया इंसान ने। और जब आपस में रहता था मिलजुल करके, तो उसे कम्युनिकेट करने की भी जरूरत पड़ती थी, तो उसके लिए उसने भाषा का प्रयोग भी किया। तो भाषा का प्रयोग भी शुरू हुआ, लेकिन हम जानते नहीं कौन सी भाषा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाषा का भी प्रयोग कहा जाता है शुरू हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करेंगे टूल्स की, तो टूल्स जो थे, औजार जो थे, टूल्स जो थे औजार, वो आपके केवल पत्थर से बने थे, केवल पत्थर से बने थे, ठीक है ना। प्लस पहले से ज्यादा मोर शार्प पॉइंटेड पॉलिश, ठीक है ना। क्या थे, पहले से ज्यादा पॉइंटेड, यानी कि नोकीले, पॉइंटेड, ठीक है ना, नोकीले, नोक जैसे जैसे मेरी फिंगर है, नोकीले, ठीक है ना। प्लस पॉलिश बहुत अच्छी हो रखी थी उन पर, और प्लस लीथल, बहुत ज्यादा कटीले टाइप के, ठीक है। ठीक, तो इस समय घिसते घिसते पत्थर जो औजार जो था वो बहुत अच्छे लेवल का बन चुका था, ठीक है। अब बात करेंगे स्थल की, तो नियोलिथिक एज के जो स्थल थे, नियोलिथिक एज के जो स्थल थे, साइट्स थी, वो कौन कौन सी थी, तो याद रखेगा, एक तो थी आपकी बुर्ज होम, बुर्ज होम, और गुफ करल, ठीक है ना। बुर्ज होम और गुफ करल कहाँ पे है ये दोनों ही जगह याद रखेगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, JNK में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दोनों स्थल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है दोनों स्थल, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटका में मास्की और ब्रह्मगिरी, ठीक है ना, मास्की एंड ब्रह्मगिरी,
ये कर्नाटका में, तो ये है आपकी कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। और इसके अलावा एक आपका है तमिलनाडु में पयामपुत्ती, ठीक है ना, पयामपुत। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में पयामपुत, ठीक है। और आपका मेघालय में गारो, गारो, गारो पहाड़ी, गारो हिल्स, गारो पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया सुने होगा ना आपने, कहाँ पे है ये, मेघालय में, ठीक है ना। तो ये स्थान थे। तो जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय, चार जगह नियोलिथिक एज साइट्स भारत से खोजी गई हैं खुदाई के दौरान, ठीक है। चलिए अब एक अंतिम चीज आती है जिसे आप कहते हैं चैल्कोलिथिक एज, किस क्या कहते हैं, चैल्कोलिथिक। चलिए ये हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं चैल्कोलिथिक एज की। लास्ट रहेगा पाषाण काल का अंतिम चरण, फिर पहुंच गए हम चैल्कोलिथिक एज, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो ये चला था 2500 से लेकर के 2000, मतलब नियोलिथिक का और इसका टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं है इतिहासकारों के हिसाब से, ठीक है। तो आसपास ही है दोनों। कब, मतलब एक ही युग माना जाता है इनको, नियोलिथिक को के लास्ट में 500 साल जो है वो चैल्कोलिथिक के चले थे, ठीक है। नियोलिथिक के ही अंतिम चरण का जो काल था ना 500 साल का, 2500 से 2000 वाला, वो आपका चैल्कोलिथिक का रहा था। अब चैल्कोलिथिक क्यों, क्योंकि यहाँ तांबा, ताम्र यानी कि तांबे की खोज हुई थी। तो यहाँ पर इंसान के सामने क्या थी भैया, चट्टान थी, चट्टान की, एक पहाड़ था, उसने पहाड़ को तोड़ा, और पहाड़ को तोड़ना शुरू किया उसने रास्ता बनाने के लिए, और रास्ता बनाने के चक्कर में वहां पे एक धातु की खोज होगी। और पहली धातु जिसकी इंसान ने खोज की, पहली धातु जिसकी खोज की इंसान ने, वो पहली धातु कौन सी थी, वो था तांबा, जिसे आप कहते हैं कॉपर, ठीक है ना, कॉपर जिसे आप कहते हैं तांबा। तो डिस्कवरी ऑफ तांबा, तो मानव इंसान के द्वारा पहली धातु जिसकी खोज की गई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा मेटल था, वो कौन सी धातु थी जिसका खोज सबसे पहले इंसान ने की, तो वो थी तांबा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले किस काम के लिए किया गया, तो तांबे का जो इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले तांबे से पहिया बनाया गया यार। क्या बनाया गया, तांबे से पहिया बनाया गया, पहिया बनाया गया तांबे से सबसे पहले, ठीक है ना। पहिया बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया। तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हुआ, परिवहन की भी शुरुआत हुई, थोड़ा सा सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए परिवहन की भी शुरुआत हुई आपकी चैल्कोलिथिक एज में। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार मान लीजिए आपके पास आ गया, तीन चार एजेस लिखी आ गई, क्या लिखा गया, चैल्कोलिथिक नहीं आया आपके पास, आया आपका पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, नियोलिथिक एज, क्योंकि नियोलिथिक एज ही आपका, चैल्कोलिथिक एज भी नियोलिथिक का ही एक पार्ट है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे 2500 से 2000 बीसी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चैल्कोलिथिक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग नियोलिथिक भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार, तो यहाँ पे पहिया भी बनाया गया, पहिए का भी डिस्कवरी हुई, जो कि तांबे से बनाया गया, पहली धातु जो मिली थी तांबे का पहिया बनाया गया, ठीक है ना। क्लियर है बात, जो नई चीज हुई चैल्कोलिथिक में बस ये हुई, इसीलिए इसको बस नियोलिथिक में ही एक नाम दे दिया गया चैल्कोलिथिक, क्योंकि नियोलिथिक के ही अंत में किस चीज की खोज होगी थी, पहिए की खोज होगी, पहिए की नहीं सॉरी, तांबे की खोज होगी थी, जिससे पहिया बनाया गया था, पहिए की खोज हुई फाइनली, ठीक है। चलिए टूल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो टूल्स थे, इंसान भैया वो तो कर ही रहा था जो वो कर रहा था, शिकार वगैरह, तो जो औजार थे वो किसके बने हुए थे, तो औजार जो थे वो ध्यान रखिएगा, स्टोन के साथ साथ तांबे के भी बने थे। तो पत्थर, अभी तक तो सिर्फ पत्थर के, यहाँ पे पत्थर के साथ साथ अब तांबे के भी बने हुए थे औजार, पत्थर और प्लस तांबे के दोनों के बने हुए थे। और अगर साइट्स की बात करी जाए, स्थलों की, साइट्स कहाँ थी भारत में चैल्कोलिथिक एज की, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है ना, बिहार,
उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक है वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भाई सो दिस एंड्स विद योर टॉपिक, और ये हो गया आपका स्टोन एज खत्म। ठीक है, स्टोन एज खत्म। अब कल पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी। ठीक है ना, कल फ्राइडे है और कल चलेगी क्लास, परसों भी चलेगी क्लास, 2 दिन तो भी चलेंगी क्लासेस। ठीक है, फिर आप लोग मेरे को बता देना भाई कौन कौन लोग एनरोलमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, 2 दिन अभी और चलेंगी क्लासेस, कल मैं ज्योग्राफी की लूंगा, परसों भी एक क्लास लूंगा। ठीक है, तो क्लियर है सबको सब कुछ? कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका टॉपिक तो कंप्लीट हो। ऑल ओके, सुरुचि जी कह रही हैं ऑल ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी भी कह रही है क्लियर सर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? कोई डाउट तो है नहीं सर, बट अगर टॉपिक के एंड में, हाँ जी हाँ जी, बट अगर टॉपिक के एंड में क्या कह रहे हैं, प्रिसीजन ईयर, प्रिसीजन ईयर टॉपिक क्लियर सर, क्वेश्चन डिस्कस हो। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन सारे के सारे ना सैटरडे को डिस्कस होंगे, सैटरडे को सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, टेंशन मत लो। और इसके बाहर भी क्वेश्चंस लूंगा ना मैं थोड़े से सैटरडे को। देखो ऐसा है ना, 5 दिन पढ़ाई करो आप लोग, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, और छठे दिन सैटरडे को आपसे टेस्ट लेंगे, बढ़िया वाला लेंगे, और क्वेश्चन जो पढ़ाया गया ना इसके बाहर भी कवर करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है ना, ये नहीं है कि सिर्फ टॉपिक पढ़ा दिया आपको, पीडीएफ भी देंगे, पीडीएफ में भी कुछ नए क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको। ठीक है ना, पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ हर सैटरडे को डिस्कशन भी होगा। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। अभी तो बेटा डेमो लेक्चर चल रहा है ना, इसलिए इसका नाम भी ये है जीएस स्पेशल डेमो, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन टेंशन मत लो, मैं सब करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, सब कुछ करवाऊंगा आपको, बिना कुछ कहे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आपको सब कुछ करवाया जाएगा बिना कुछ कहे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, कि ये नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ डेमो चल रहे हैं ना, कोई टेंशन मत लो, हम लोग लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ओरली ही टेस्ट चलते हैं, आप मैं यहाँ से क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, आप लगातार आंसर्स दे रहे हैं ऐसी मैसेज। कई बार तो ओरली भी टेस्ट चलते हैं हमारे। ठीक है ना, और बस फिर यही है कि जो एक हफ्ते में पढ़ाया गया वो सारा का सारा 1 1.5 2 घंटे की क्लास में सारा डिस्कस हो जाता है। पिछले 4 5 दिन में जो पढ़ेंगे मंडे टू फ्राइडे, वो सैटरडे की क्लास में ना वो ओरली सारा डिस्कशन हो जाएगा, सारा ओरली डिस्कशन होगा। अभी तो बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है ना, सैटरडे की क्लास में ओरली क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, और भी फैक्ट बताऊंगा कुछ और टॉपिक के, कुछ बाहर से इधर उधर से। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, हम लोग पूरा स्ट्रक्चर्ड है, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो टीजीटी आर्ट्स के लिए ही है स्पेशल। ठीक है ना, और इस बैच में किसी और की एंट्री भी नहीं लूंगा मैं, सिर्फ टीजीटी आर्ट्स वालों का है तो बस आर्ट्स वाले ही रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पुलिस के अलग रखने हैं, आर्ट्स के अलग रखने हैं, जेबीटी के अलग रखने हैं। ठीक है ना, एलटी के अलग रखने हैं, सारे बैचेस बिल्कुल सेपरेट ही रहेंगे। ठीक है ना, हाँ जो एलटी वगैरह वाला बच्चा है जो ज्यादा अच्छा जीएस पढ़ना चाहता है ना, जनरल स्टडीज, उसको पढ़ा देंगे, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बाकी तो अलग ही रखेंगे। एचएस वाला कोई है ना, उसको पढ़ा देंगे, क्योंकि ये बैच ही उस लेवल का है, एचएस लेवल का। ठीक है, तो ऑल क्लियर, फिर मिले आप लोगों से कल की क्लास में। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है सर, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद आप सभी को, और कल मिलता हूं मैं आपसे 3 बजे। ठीक है।